हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इन दिनों डीके गुरु ट्यूटोरियल के ऊपर आप सभी का एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए डेली एमसीक्यूज लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कि पूछे जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। दोस्तों, मेरा ये 10 एमसीक्यूज के पीछे सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं होते हैं। कभी भी आप इस वीडियो को इस पर्पस से मत देखिए कि मुझे उस 10 क्वेश्चन के आंसर्स जानने हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से मैं आपका 10 के 10 टॉपिक कवर कर देता हूँ, 10 के 10 टॉपिक को समझा देता हूँ। ये वो टॉपिक हैं जिससे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा यूजीसी नेट पे क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। रिपीट एज इट इज नहीं होते हैं, जैसा क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही नहीं होता है, लेकिन उसी के इर्द गिर्द उसी टॉपिक से घुमाकर क्वेश्चन दे दिया जाता है। अगर यदि कि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। दोस्तों, यदि बात किया जाए एमसीक्यू नंबर 1 का, तो पहला एमसीक्यू है आप सबके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड नहीं है। दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है, पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, तीसरा क्लस्टर और चौथा है कोटा सैंपलिंग। अब देखिए दोस्तों, सैंपलिंग बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपको पता होगा। पहला जो टाइप होता है वो होता है रैंडम सैंपलिंग और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, यहां पे देखिए आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। रैंडम सैंपलिंग किसको कहते हैं? रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है कि टोटल जितना जनसंख्या है, टोटल जितना पॉपुलेशन है, उन सारे पॉपुलेशन के पास सेलेक्ट होने का इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग किसको कहते हैं? वहां पे जहां पे रिसर्चर अपने जरूरत के हिसाब से चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं कि जाते हैं किसी क्लास में और उस क्लासरूम में जाकर के सारे बच्चे में से 5 बच्चे को चूज कर लेते हैं। मतलब लड़का नहीं देखते हैं, लड़की नहीं देखते हैं और कोई भी बेसिक क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। बिना कुछ बेसिक क्राइटेरिया को रखे क्या करते हैं? टोटल पॉपुलेशन, मतलब उस क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें से आप 5 को चूज कर लेते हैं। तो ये किस तरीके का सैंपलिंग हो गया? तो ये हो गया रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, वहीं अगर यदि आप ऐसा करते हैं कि आप किसी गर्ल्स स्टूडेंट के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो आप जाकर के बॉयज को तो चूज करेंगे नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ गर्ल्स में से चूज कर रहा हूं। तो वहां पे क्या किया? आप अपनी जरूरत के हिसाब से पॉपुलेशन को सेट किया और उसमें से आप चूज किए ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो दोस्तों, यहां पे क्या कह रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, यहां पे देखिए एक लौता जो मेथड है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या होता है? यहां पे पॉपुलेशन को डिवाइड नहीं किया जाता है, टोटल पॉपुलेशन में से चूज किया जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। अब सिर्फ सिंपल रैंडम सैंपलिंग का 2 मेथड होते हैं, 2-3 मेथड। 2 मेथड जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है, पहला होता है लॉटरी करके और तीसरा होता है ड्रम घुमा के, और भी बहुत सारे मेथड्स है। तो कुल मिला के सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या किया जाता है कि सभी पॉपुलेशन के पास चुने जाने का अधिकार होता है, सभी पॉपुलेशन के पास अपॉर्चुनिटी होते हैं। जबकि यहां पे क्या कहा गया कि कौन नहीं है? तो नहीं कौन है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। बाकी स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और कोटा, इसमें क्या किया जाता है? इसमें रिसर्चर अपने जरूरत के हिसाब से पॉपुलेशन चूज करते हैं या फिर सैंपलिंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे सैंपलिंग का 2 टाइप्स को अच्छे से। ये क्वेश्चन कई बार दिया जाता है और घुमा घुमा के दिया जाता है, स्टूडेंट यहाँ पे फंस जाते हैं। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 2 का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो, कार्योत्तर जिसको कहते हैं हिंदी में, रिसर्च का क्या अर्थ है, क्या आशय है? पहला है कि घटना घटने के बाद रिसर्च करना, दूसरा है घटना घटने से पूर्व रिसर्च करना, तीसरा है घटना घटने के साथ साथ रिसर्च करना और चौथा है घटना घटने की संभावना को ध्यान में रखकर रिसर्च करना। अब दोस्तों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा घटना घटने के बाद शोध करना। अब देखिए इस शब्द को पकड़िए, कई बार देखिए आप क्या कीजिए एग्जाम में कि अगर यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कोशिश कीजिए उस शब्द का
अर्थ ढूंढने का, उस शब्द का मीनिंग ढूंढने का। अगर जिसके आप ढूंढ लेंगे तो आप कई बार क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कार्योत्तर, कार्य जोड़ उत्तर, इसका अर्थ अगर यदि आप निकालेंगे तो होगा कार्य के बाद, मतलब कार्य हो जाने के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा, घटना जब घट जाता है, कोई जब घटना घट गया उसके बाद उसका जब हम लोग रीजन निकालने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग किस तरीके का रिसर्च करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई सुनामी आ जाता है, उसके बाद हम लोग इवेल्युएशन करने के लिए कि कितना इसमें लॉसेस हुए, किस वजह से हुआ था, उस तरीके के रिसर्च कब किए जाते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च उसको कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 3 का। दोस्तों वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी डेटा का सोर्सेस नहीं है। अब देखिए दो तरीके का डेटा इकट्ठा करना होता है जब हम लोग रिसर्च करते हैं। पहला होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। अब देखिए प्राइमरी डेटा के कौन कौन से सोर्सेस हैं और सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से सोर्सेस हैं। अब देखिए पहले जान लेते हैं हम लोग कि प्राइमरी डेटा कहते किसको हैं। देखिए प्राइमरी डेटा का मतलब होता है वो डेटा जो रिसर्चर खुद जा करके इकट्ठा किया हो, जो आज तक कभी यूज नहीं किया गया हो। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कोई और इकट्ठा किया होता है, रिसर्चर अपने आवश्यकता अनुसार उसको ऑप्ट करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइमरी डेटा के सोर्सेस बताने हैं आपको। अब देखिए प्राइमरी डेटा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है किसी कार्य पे आप जाते हैं या फिर फील्ड पे आप जाते हैं और जाकर के देखते हैं, अवलोकन करते हैं। दूसरा है इंटरव्यू एंड सर्वे, इंटरव्यू जाकर के आप साक्षात्कार करते हैं या फिर जाकर के आप सर्वेक्षण करते हैं। तीसरा है जर्नल्स और चौथा है बोथ ए एंड बी। अब देखिए दोस्तों जर्नल जो है वो कोई और पब्लिश कर रहा है ना, किसी और का रिसर्च है ना, अपने आवश्यकता अनुसार आप यूज जरूर कर लेते हैं। तो ये किस तरीके का सोर्सेस है, ये है सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस क्या, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आप तब कर पाएंगे जब आप खुद जाएंगे। वहीं अगर यदि इंटरव्यू का बात करें तो आपको खुद जाना होगा, उसके अलावा सर्वे के लिए खुद जाना होगा, मतलब कि ए और बी ये बोथ होगा। देखिए ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे डालने के पीछे का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप लोग जान लें कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। जरूरी नहीं अब एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन दे दे, वहां पे आपको प्राइमरी डेटा के सोर्सेस पूछ दिए, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका बदल देता है, तो भी आपको करना है वो, और आप तब कर पाएंगे जब आप इस चीजों को कहीं पे पढ़े रहेंगे। ठीक है, आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 4 का। अब देखिए एमसीक्यू नंबर 4 में क्या है, एक कार्यशाला या जिसको हम लोग कहते हैं वर्कशॉप होती है। मतलब कि क्या होती है, किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन, दूसरा किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक, तीसरा किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं, और चौथा है एक छोटा सा ग्रुप के लिए संक्षिप्त ग्रहण पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल्य तकनीक का विकास पर बल दिया जाता है। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, वर्कशॉप से संबंधित दो शब्द अगर जिनकी आप याद रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% यहां से सही होगा। पहला आप ये याद रख लीजिए कि ये एक छोटा सा ग्रुप होता है, यहाँ पे बहुत बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स या फिर जो भी पार्टिसिपेंट है वो नहीं जुड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप जान लीजिएगा यहाँ पे किसी विशेष समस्या, मतलब कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि बात करने के लिए जुटे होते हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक समस्या। और तीसरा यहाँ पे कौशल्य तकनीकी, मतलब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के लिए कोशिश किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, छोटा एक ग्रुप होता है जहां पे क्या किया था, किसी विशेष समस्या का समाधान के लिए बुद्धिजीवी लोग जुटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कम नंबर्स में लोग जुटे होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों कई बार देखा गया क्या किया जाता है, वर्कशॉप दे दिया जाता है, सिंपोजियम दे दिया जाता है, और इस तरीके के 4-5 जो वर्ड हैं उसको एक तरफ दे दिया था, दूसरे तरफ लिख दिया था, बोल दिया था आपको मैच करने। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना और अच्छे से ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 5 का। 1 सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया रिसर्च डिजाइन क्या है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रिसर्च ऑपरेशन का एक तकनीक जो सिद्धांतों पर आधारित ना हो। दूसरा है गुणात्मक या परिणात्मक पद्धति का उपयोग के मध्य का एक विकल्प है ये। तीसरा वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोज को प्रस्तुत करना चाहें, जैसे ग्राफ हो गया, ये सब जितने भी चीजें होती हैं। चौथा जो है आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा का निर्माण करना, या फिर कहिए फ्रेमवर्क बनाना, फ्रेम बनाना। अब देखिए दोस्तों सिंपल सा शब्दों में आप इतना जान लीजिए रिसर्च डिजाइन होता क्या है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपना घर बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इंजीनियर के पास जाते हैं, जा करके बोलते हैं कि एक नक्शा बना दीजिए मुझे, ताकि मैं उसी नक्शा के हिसाब से अपना घर बना सकूं। ठीक वैसे ही जो नक्शा का महत्व है घर बनाने से पहले, वही महत्व है एक रिसर्च में, रिसर्च डिजाइन का। रिसर्च डिजाइन भी एक नक्शा है, मतलब कि आप आगे चल के किस तरीके से रिसर्च करने वाले हैं, किस तरीके से डेटा इकट्ठा करेंगे, किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, मतलब कि पूरा एक तरीके से रोड मैप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, या फिर कह लीजिए एक फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है, जहां पे आप ये शब्द को देखें, ढांचा, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, इस तरीके के जहां भी आप शब्द को देखें उसको आप फट सा चूज कर ले रिसर्च डिजाइन के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको रिसर्च डिजाइन सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 6 का। दोस्तों यहां पे क्या है, रिसर्च एथिक्स में शामिल नहीं है। कौन वो चीज है जो शोध नैतिकता में शामिल नहीं है? अब देखिए शोध नैतिकता क्या होता है, बेसिकली नैतिकता का क्या मतलब होता है कि हम किसी गलत कार्य ना करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी का चोरी करके अपने रिसर्च पेपर में डाल देते हैं, आपने खुद वर्क नहीं किया, दूसरे का वर्क को उठा के डाल दिया, इस तरीके की चीज को क्या बोलते हैं, अनैतिक चीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जा रहे हैं और किसी व्यक्ति का पैसा गिर जाता है और हम लोग उसको देखें कि वो जो जा रहा है उसी का वो 100 रुपीज गिरा है, तो हम लोगों का नैतिकता क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति को बुलाएं और बोलें सर देखिए आपका पैसा गिर गया, आप उठा के ले जाइए। अगर यदि कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग ये इंतजार करते हैं कि वो थोड़ा और आगे चल जाए, हम ये पैसा उठा के पैकेट में डाल लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम में नैतिकता की कमी है कि नहीं? तो ठीक वैसे ही शोध में नैतिकता होना चाहिए, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हमारा एक टॉपिक है। हम दोस्तों एक काम किए हैं इस पूरे एमसीक्यूज में कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोगों का पूरा सिलेबस एक तरीके से कवर कराते जाऊं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला तो है ईमानदारी होनी चाहिए, व्यक्तिपरकता, तीसरा न्याय निष्ठता और चौथा वस्तुनिष्ठता। दोस्तों देखिए यहां पे आप एक चीज कोशिश कीजिएगा, जब इस तरीके के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे रिसर्च एथिक्स से, तो वहां पे जितने भी पॉजिटिव वर्ड होंगे वो कभी भी गलत नहीं होगा, वो उसके फेवर में होता है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड देखिए, व्यक्तिपरकता क्या होता है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। व्यक्तिपरकता का मतलब होता है चुनिंदा व्यक्तियों का आपने जाकर के इंटरव्यू कर लिया, मतलब कि आप फेस नहीं बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्यू है, मतलब लाइन में खड़ा है बहुत सारे लोग, आपका कोई दोस्त दिख जाता है तो उसको आप आगे कर देते हैं, मतलब कि आपने क्या किया, चेहरा पहचाना। तो ठीक वैसे ही शोध में जो आप रिसर्च करेंगे वहां पे आप व्यक्तिपरकता करते हैं, मतलब आप अपने जाने पहचाने लोग से इंटरव्यू कर लेते हैं, मतलब जाने पहचाने लोग से आप बेनिफिट उठा लेते हैं, इस तरीके की चीज व्यक्तिपरकता, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एमसीक्यू नंबर 7 का। शोध का पहला चरण क्या है? अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस और पुराना भी सिलेबस था, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोगों को बेसिकली ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी रूप में पूछा जाता है एग्जाम में, किसी न किसी तरीके से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि पूरा का पूरा स्टेप्स आप लोगों को याद हो। तो स्टेप्स होता क्या है पहले वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहचान करना। दूसरा होता है आइडेंटिफाई द रिसर्च, माफ कीजिएगा, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक तरीके से रिसर्च को डिफाइन करते हैं, जो टॉपिक होता है उनको। तीसरा क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, आप सपोज कीजिए जो भी टॉपिक चूज किए उसके ऊपर क्या क्या अब तक रिसर्च हो चुके हैं, उसको आप पढ़ेंगे, उसको आप देखेंगे, उसको आप रिव्यू करेंगे, ठीक है। चौथा होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग परिकल्पना निर्माण करेंगे। अब देखिए एक शब्द है ये परिकल्पना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता ये है क्या। देखिए सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझिए, परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है आप रिसर्च करने से पहले उस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपने एक रिसर्च टॉपिक चूज किया है कि जीएसटी आने से बहुत सारे छोटे व्यापारियों का रोजगार बंद हो गया, आप ऐसा मान लीजिए रिसर्च टॉपिक सोचते हैं। अब इसका हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, आप ये सोचते हैं कि इसलिए हो गया है क्योंकि टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है, आप ये सोचते हैं क्योंकि इसलिए हो गया है टैक्स, मतलब कि कैलकुलेशन उसमें बहुत मतलब एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है, तो लोगों को सीए के पास जाना होता है टैक्स कंप्यूटेशन कराने के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक फी लग जाता है। फिर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट टैक्स देने में ही परेशान रहते हैं,
तो वो अपना व्यवसाय पे ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए चौपट हो गया। तो आप जो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं रिसर्च करने से पहले, आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है इन चीजों को सोचने के लिए, लेकिन फिर भी आप इन चीजों को सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकता है या ये प्रॉब्लम है, बेसिकली उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बना लिए, उसके बाद हम लोग रिसर्च डिजाइन करते हैं। अब रिसर्च डिजाइन क्या था वो मैंने आगे आप लोगों को बता दिया है। फिर आप लोग क्या करते हैं, जब एक बार रिसर्च डिजाइन तैयार कर लेते हैं, फिर आप लोग सैंपलिंग करते हैं, मतलब कि डेटा को इकट्ठा करते हैं, फिर डेटा को एनालिसिस करते हैं, और देन आप लोग लास्ट में राइटिंग करते हैं किस चीज का, रिसर्च, जो भी आप फाइंड आउट करते हैं उस चीजों का रिसर्च पेपर लिख डालते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, यहां पे आंसर हो जाएगा समस्याओं का चयन करना या समस्याओं का पता लगाना। इस दोनों में से क्या होगा, तो पहला होगा समस्या का पता लगाना। जब आपको समस्या पता लग जाएगा देन आप समस्या का चयन करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 8 का। अब देखिए वह कौन सा रिसर्च है जिसमें पास्ट के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है। अब दोस्तों देखिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे पास्ट किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव वर्तमान से, और एक्सपेरिमेंटल किससे, तो फ्यूचर से, तो इसीलिए यहां का आंसर हो जाएगा हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 9 का। दोस्तों निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में क्या को स्पष्ट करता है, क्या को, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालना था, भूल गया मैं, सॉरी। ठीक है, क्या को कौन स्पष्ट करता है, और क्या कैसा वर्ड है, ये वर्तमान से संबंधित वर्ड है, प्रेजेंट से रिलेटेड वर्ड है ना, तो इसको कौन डिफाइन करता है, इसको डिफाइन करता है वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मैंने आपको पिछला भी क्वेश्चन में बताया, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये फ्यूचर से, और ये वर्तमान से रिलेटेड है। कौन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों आगे अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, जो कि है एमसीक्यू नंबर 10। दोस्तों फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन, मतलब कि हाइपोथेसिस का निर्माण वो कौन सा विधि है जिसमें जरूरत नहीं हो सकता है, वो कौन सा मेथड है, पहला सर्वे मेथड, दूसरा हिस्टोरिकल स्टडी, तीसरा एक्सपेरिमेंटल, चौथा नॉर्मेटिव। अब देखिए दोस्तों क्या है कि मैंने आपको क्या बताया, हाइपोथेसिस का मतलब बताया कि आप प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए जो घटना घट चुकी है, आपको पता है ये घटना ऐसे घटी है, जैसे कि आप सपोज कीजिए मोहनजोदाड़ो के बारे में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, अब वो घटना आपको पता है घट चुकी है, उसमें अब आप क्या अपना हाइपोथेसिस लगाएंगे, लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, वहां पे अनेकों वैसे भी शोध हो चुके हैं, वो घटना घट चुकी है। तो एक तरीके से कह सकते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जहां पे हाइपोथेसिस का उतना ज्यादा अधिक महत्व नहीं रहता। सबसे ज्यादा अधिक हाइपोथेसिस का महत्व कहां रहता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रहता है। ठीक है, तो ये था वो 10 के 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आप एक चीज गौर किए होंगे, 10 के 10 जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो 10 के 10 अलग अलग टॉपिक से लिए हैं। मेरा ये पर्पस होता है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का एक एक टॉपिक कवर कराया जाए, एक एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होना है। आपको भी पता है मेरे इस 10 क्वेश्चन से ना तो आपका नेट निकलेगा ना जेआरएफ निकलेगा। अगर जबकि आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखने आते हैं तो फिर आपका भी कुछ नहीं हो सकता है। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन सुने, पूरा एक्सप्लेन मैं करता हूं उस चीजों को सुने, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आपका एक एक टॉपिक क्लियर कराया जा रहा है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ अगर यदि फिर भी कोई क्वेरीज हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर इसका आंसर दूंगा। साथ ही साथ डेली एमसीक्यूज के लिए आप डीके गुरु ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसा अपडेटेड वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।